नमस्कार, तेजस्विनी में आप सबका स्वागत है। वो जिन्होंने अजन्मी लड़कियों को एक जबान दी, वो जिन्होंने समाज की उस सोच को टक्कर दी जो ये कहता है कि गर्भ में ही लड़कियों को मार दो। उन्होंने कई पीड़ाएं सहकर अपनी जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और आज उन तमाम अजन्मी बच्चियों की जिंदा रहने के हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर मीतू खुराना। यूं तो भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 में ही एक सख्त कानून पीएनडीटी एक्ट की शक्ल में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत करीब 10 वर्षों के बाद ही कोई मुकदमा दर्ज हो सका। और इसका साहस दिखलाया दिल्ली की एक डॉक्टर मीतू खुराना ने, जो देश की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने अपने पति या ससुराल पक्ष को ही नहीं बल्कि उस अस्पताल को भी अदालत में खींच लिया जिसने उनके गर्भ का गैर कानूनी लिंग परीक्षण किया था। जुड़वा बेटियों को जन्म देने के इस अडिग फैसले ने मीतू को भारत की बेटियों का असली और श्रेष्ठ समर्थक बनाया और सही मायने में वो कहलाई इंडिया की डिफेंडर ऑफ बेबी गर्ल्स। प्रसव से भी कहीं अधिक वेदनापूर्ण मीतू की ये जीवन यात्रा भारत में महिलाओं, खास तौर से बेटियों की रक्षा की एक मिसाल है और मौजूदा दौर में मां बनने वाली महिलाओं के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा। तो आइए मिलते हैं एक बहादुर औरत, एक बहादुर माँ से, जिसे अपनी बेटियों से प्यार है और जिन्हें जिंदा रखने के लिए उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर मीतू खुराना। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो आप एक बहादुर औरत हैं, आपने ऐसा संघर्ष और लड़ाई लड़ी है जिसे आमतौर पर औरतें नहीं लड़ती, नज़रअंदाज कर देती हैं। बहादुर तो शायद माँ बनने ने ही बना दिया। जो एक प्रोटेक्टिव एटीट्यूड हर माँ में होता है, जो भगवान ने हर जानवर में भी दिया है। आई थिंक वो प्रोटेक्टिव एटीट्यूड जो है वो माँ वो बहादुर बना दिया। बाकी मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा साथ दिया जिसकी वजह से मैं लड़ पाई। अच्छा, आप दो ही बहनें हैं अपने घर में? हम दो बहनें हैं। और आगे जब आप आई और जब जुड़वा बेटियों की बात आई तो काफ़ी कुछ संघर्ष आपको करना पड़ा। बट आप बताइए, आपकी अपनी ज़िंदगी में शुरुआत से किस तरह का घर में था माहौल, किस तरह से माँ बाप ने आपको पाला था? क्या आप इसके लिए कभी मेंटली तैयार थी कि ऐसा कुछ ज़िंदगी में होने वाला है या होगा? देखिए, मेरे को शुरू से ये पता था कि जब हम पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुई उसके 1-2 साल बाद हमें वैष्णो देवी लेके गए थे। अच्छा। क्योंकि पापा ने हमेशा ये कहा कि मैंने 2 बेटियां मांगी थी और मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी माँ मेरे को 2 बेटियां दे तो मैं उनको लेके वैष्णो देवी आऊँगा। और भगवान ने मन्नत पूरी करी, 2 बेटियां दे दी। किसी ने पापा से पूछा अब जाके जब मेरे केसेस स्टार्ट हुए कि अब आपको कैसा लगता है, तो पापा ने कहा मैंने भगवान से 2 बेटियां मांगी थी, भगवान ने मुझे 5 बेटियां दे दी हैं, तो मैं और क्या मांग सकता हूँ जी। तो हमारे घर में शुरू से मतलब बेटियों को कभी ये नहीं करा गया कि तू लड़की है इसलिए ये नहीं कर सकती। पढ़ाया लिखाया, पूना गई, MBBS किया, अकेले वहाँ पे हॉस्टल में रही, हर चीज़ करी। काइनेटिक चलाती थी वहाँ पे। अच्छा। 5 साल काइनेटिक पे पूरा ट्रैवल किया। आई मीन कहीं पे कोई बंदिश नहीं थी कि तुम लड़की हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकती। इनफैक्ट आज भी पापा मेरी बेटियों को भी और मुझे भी यही कहते हैं कि बेटे लड़की हो इसलिए तुम्हें और भी आगे बढ़ना है। मतलब कहने का ये कि शादी से पहले तक जो लड़की होने का गौरव था, खुशी थी, वो मिलती रही, लेकिन उसके बाद से सब समस्या शुरू हो गई। उसके बाद से समस्या शुरू हुई मेरे इन-लॉज की तरफ से। पर पापा आज भी यही कहते हैं कि लड़की होना कोई पाप नहीं है, तुम ठीक लड़ाई लड़े और तुम लड़ो और तुम लड़ सकते हो। खाली तुम एक औरत हो इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझो, तुम एक औरत हो तो तुम लड़ सकती हो। तो जब आपको पहली बार पता चला कि माँ बनने वाली हैं आप, तो क्या मतलब किस तरह का वो एक खुशी थी और फिर कैसे ये खुशी एक ऐसी पीड़ा में बदल गई जिसे आपने भोगा? देखिए, शादी के इमीडिएटली बाद डाउरी के लिए तो टॉर्चर शुरू हो गया था। अच्छा। मतलब हस्बैंड काफ़ी गुस्से वाले थे, मार कुटाई होती थी। तो मुझे लगा था कि शायद शादी में कोई बच्चा आ जाए तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चे के आने से थोड़े नरम हो जाएंगे। तो जब प्रेगनेंसी का पहले पता चला तो ऑफ कोर्स हर माँ बहुत खुशी होती है और मैं भी बहुत खुश थी। जब ट्विंस का पता लगा तो मुझे अभी भी याद है कि मतलब आई वाज सो हैप्पी, आई कैन नॉट टेल कि हाँ ट्विंस एक मतलब शुरू से एक फैसिनेशन था ट्विंस के साथ। और सडनली कि यस आई एम कैरिंग ट्विंस। पर जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, जब पता लगा कि ट्विंस हैं, डेट वाज इन द 6th वीक, और मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, उन्होंने घर पे फ़ोन करके मेरी मदर इन लॉ को पहले से बता दिया।
तो जैसे ही हम घर के अंदर घुसे तो वहाँ पे मातम छाया हुआ था कि ट्विन्स हैं तो पहले पता कराओ बेटियाँ तो नहीं हैं। मतलब अगर एक प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेटी हो भी जाए तो कुछ नहीं होता, पर अगर ये जुड़वे हैं तो वो बेटियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ससुराल में मातम छाया हुआ था कि पहले पता कराओ कि बेटियाँ तो नहीं है कहीं। तो तब से प्रेशर शुरू हो चुका था। मेरे को याद है कि मैं अपनी मदर इन लॉ के मतलब लिटरली गिड़गिड़ाई थी कि मम्मी अभी तो बेटियां पैदा हुई नहीं हुई हैं, आप अभी से उनको इतना अनवेलकम क्यों फील करवा रहे हो। कि कहते हैं कि बच्चे को शुरू से माँ के पेट में सब कुछ सुन रहा होता है और वो अभी से ये सुन रहे हैं कि तुम लड़कियां हो इसलिए पैदा नहीं होना, तो ये ठीक नहीं है। पर उनका माइंडसेट ऐसा था कि नहीं, इकलौता बेटा है, बहू 2 बच्चे से ज़्यादा करेगी नहीं कि पढ़ी लिखी बहू है, तो ये एक बच्चे को तो मरवाना है कम से कम अगर बेटियां हैं तो। जी, पर हम सब जानते हैं कि देश में इस तरह से अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगवाना कि लड़का है कि लड़की है ये एक अपराध है और इसकी सज़ा है। और आप तो खुद डॉक्टर थी, आपके पति भी डॉक्टर थे, तो मतलब कभी ये आसपास के लोगों को भी ऐसा ख्याल नहीं आया कि इस तरह से हम किस तरह से ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवा भी सकते हैं, ऐसा कुछ कभी आया नहीं? फैक्ट है कि ये एक अपराध है, पर फैक्ट ये भी है कि अपराध होते हुए भी ये खुलेआम हो रहा है। फैक्ट ये भी है कि यूनिसेफ की स्टडी है कि हर प्रतिदिन भारत में 7,000 लड़कियों को पैदा होने से पहले मरवाया जाता है। तो कम से कम वो 7,000 अल्ट्रासाउंड्स हर रोज़ होते हैं जो बताते हैं कि ये बेटी हैं। उससे ज़्यादा ही होते होंगे, उनमें कुछ बेटे भी निकलते होंगे जो बचते होंगे। तो मतलब हर रोज़ कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं जिनमें पता करा जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। और मेरे आपको लगता है कि उसका कोई खौफ लोगों में किसी तरीके का है ही नहीं? खौफ है ही नहीं। और दूसरा, मेरे हस्बैंड तो डॉक्टर थे, उनके तो फ्रेंड्स हैं, उनके लिए तो पता करवाना और भी आसान था। तो इसलिए उनको तो और भी कोई खौफ नहीं था कि बस अल्ट्रासाउंड करा के पता करवाना, भाई क्या है, कोई वो भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। एक आम व्यक्ति को तो फिर जाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पता करवाना पड़ेगा। इनके तो फ्रेंड्स थे बहुत सारे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपने अपनी जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। क्या आपको नहीं लगा था उस वक्त की एक लड़ाई है जिसे मैं अकेले लड़ रही हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं? जब एक माँ बनने का एहसास आया अंदर, तो दुनिया से लड़ लेना बहुत छोटी चीज़ लगी। सबसे बड़ी चीज़ थी कि मेरे को अपने दोनों बच्चों को बचाना है। मेरे लिए वो बेटे हैं या बेटियाँ, दैट डजंट मैटर। मतलब कितने लोग हैं मेरे फ्रेंड्स में हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, वो कहते हैं भगवान एक बच्चा दे दे, और यहाँ भगवान ने हमें 2-2 बच्चियाँ दी है और हम कह रहे हैं कि तुम बच्ची हो इसलिए हमें नहीं चाहिए। मेरे लिए उस वक्त लड़ाई थी अपनी बच्चियों को बचाना। मेरे को ये याद है प्रेगनेंसी में कि मेरे इन लॉज की तरफ से सब कोई जा रहे थे तो गली पार करते हुए उनको एक कुत्ते ने काट लिया। तो घर आके पूछा क्या हुआ, तो वो कहते कि वहाँ पे कुत्तिया ने बच्चे दिए हुए थे, मैं वहाँ से निकल रहा था तो उसको लगा कि कहीं मेरे बच्चों को हार्म ना कर दे। और मैंने यही बात बोली थी कि वो तो एक डॉग थी जिसको लगा कि आप उसके बच्चों को हार्म ना कर दे, उसने आपको काट लिया। मैं तो एक इंसान हूँ, एक माँ हूँ जिसको आप हर रोज़ दिन रात बोल दो कि ये बेटियाँ इनको मरवाओ। कैसे मरवाऊँ मैं? फिर उन्होंने बोला एक बच्ची को मरवा दो। मैं कहा मैं आपसे पूछती हूँ, ये मेरे 2 हाथ है, कौन सा एक हाथ कटवाऊँ मैं? एक माँ कैसे चूज़ कर सकती है कि ये बेटी चाहिए या ये बेटी चाहिए? माँ के लिए तो दोनों एक बराबर है। फिर आप ऐसी पहली महिला बनी जिसने PCPNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की हिम्मत दिखाई। क्या आपको लगता है कि ये काम आसान था, या आपको लगता है कि जितनी भी ये विमेन फ्रेंडली जो कानून हैं या जो उनको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज़ हैं, क्या उनका रवैया उतना ही फ्रेंडली होता है जितना कि होना चाहिए? क्या उतना ही प्रोत्साहन देने वाला होता है जितना होना चाहिए? देखिए, जब मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी तब मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि अभी तक किसी ने आगे कंप्लेंट नहीं करी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये एक्ट जो है 1994 में पास हुआ था। 2003 तक इसकी बिल्कुल ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन थी। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको इम्प्लीमेंट, कुछ ऑर्डर्स दिए, पर तब तक जैसे मैं डॉक्टर बन चुकी थी तो मुझे इस एक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। पर मेरे कुछ बीच में मिसेस विजयलक्ष्मी नंदा से मीटिंग हुई, उन्होंने उनको पता था एक्ट के बारे में, उनके फादर हेल्थ सेक्रेटरी थे तो उन्होंने इस एक्ट को बनाने में वो करी थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे एक्ट है, ये है। एंड 2008 में जैसे हमारी हुई तो हमने कंप्लेंट डाला। तब भी मुझे नहीं मालूम था कि आई एम द फर्स्ट वुमेन। मुझे जो पता लगा कि मैं फर्स्ट वुमेन हूँ, मुझे 2009 में जब यूनाइटेड स्टेट्स की एक ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स आती है, उसमें ह्यूमन राइट रिपोर्ट में इंडिया के बारे में लिखा हुआ था कि मई में डॉक्टर मीतू खुराना बिकेम द फर्स्ट वुमेन कि उन्होंने इस एक्ट में कंप्लेंट करी। मुझे तब पता चला, नहीं तो मुझे भी नहीं पता था।
और आपका जो दूसरा सवाल है कि हमारी अथॉरिटीज़, देखिए मैंने कंप्लेंट करनी, जो पुलिस को कंप्लेंट करी वो शुरू करी थी अपनी प्रेगनेंसी से। अपनी प्रेगनेंसी में मैंने लिख के दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा है और मेरे को अब अबॉर्शन के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। पर हर जगह पे प्रेशर हर औरत पे ये होता है कि सुलह कर लो। मतलब हर पुलिस में, हर अथॉरिटी में, इवन आज तक यही प्रेशर रहता है औरत के ऊपर कि कुछ नहीं होता, तुम सुलह कर लो। कि एक औरत का जो बेसिक वो है वो उसके ससुराल में है, और जो तुम लड़ाई लड़ी हो बेकार की लड़ाई है। बेटा तो सबको चाहिए होता है। ये अथॉरिटीज़ ही मुझे कहती रही हैं और कह रही हैं। आपकी जो पीएनडीटी की अथॉरिटीज़ हैं जिनको केस फाइल करना चाहिए था, उन्होंने मेरे को ऑफिस में बुला के बोला कि क्या हो गया, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी हो, बेटा सब कुछ ही होता है, दे दो बेटा अपने हस्बैंड को। तो मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था कि सर आपका मतलब क्या है, कि मैं बारी बारी प्रेग्नेंट हूँ जब तक मैं बेटा पैदा नहीं कर देती, या आप कह रहे हैं कि मैं अगली प्रेगनेंसी में फिर से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाऊँ। तो उनका जवाब था, बेटे ये तो मेरा एक फादरली एडवाइस है। तो मैं कहा आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे फादर कभी ये एडवाइस नहीं देते। उन्होंने मुझे इज्जत से सिर ऊंचा करके जीना सिखाया, और वही मैं करूँगी। आप प्लीज़ अपना एक्शन लीजिए। अच्छा, तो जब ये सारा संघर्ष चल रहा था, क्योंकि हमारी बहुत से औरतें हैं, जैसे आपने खुद ही आंकड़ा भी गिनाया कि कितनी औरतें हैं जिनको इस तरह का टेस्ट से गुजरना पड़ता है, परिवार का दबाव रहता है, मानसिक दबाव रहता है, पीड़ाएं रहती हैं, मार पिटाई तक होती है, हिंसा का शिकार होना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि ये जो औरतें हैं जिनकी ज़बान नहीं है, उनके लिए कितना मुश्किल है, जिनकी ज़बान भी नहीं है, जिनको कोई सपोर्ट भी नहीं है फैमिली का? आज के दौर में ऐसी औरतों की हालत के बारे में आप क्या देखती सुनती हैं कि उनका कितना बड़ा संघर्ष है? क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर थी, आपको फैमिली का सपोर्ट भी था, तो आपने एक लड़ाई लड़ ली, आप डट गई, आप में हिम्मत थी, लेकिन बाकी औरतों का क्या? देखिए, पेशे से डॉक्टर होते हुए भी अगर उस हालत में, प्रेगनेंसी में, जब मेरे इन लॉज मुझे खाना भी नहीं दे रहे, घर से रात को 10 बजे बाहर निकाल रहे हैं, अगर पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं भी फोर्सफुली मेरा हो जाता अबॉर्शन। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट। और आज भी मैं यही कह रही हूँ कि अगर सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होगा, अगर हमारी जुडिशरी का सपोर्ट नहीं होगा, अगर हमारी अथॉरिटीज़ का सपोर्ट नहीं होगा, तो कोई औरत ये लड़ाई नहीं लड़ सकती है। ये लड़ाई एक माइंडसेट के अगेंस्ट है, एक सोसाइटी के अगेंस्ट है, और वो माइंडसेट जो ऊपर से लेके नीचे तक है, हर लेवल पे अथॉरिटी में, हर लेवल में है सोसाइटी पे। तो अगर किसी भी माँ को ये लड़ाई लड़नी है तो उसको हमारी सोसाइटी का, हमारी सारी अथॉरिटीज़, जुडिशरी, मिनिस्टर्स, आपके सबसे पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी वो ये लड़ाई आगे लड़ पाएगी। वरना नहीं लड़ सकती कोई भी औरत। कोर्ट में मेरे को चक्कर काटते हुए आज 8 साल हो गए। क्या हुआ है? तो कहाँ पहुंचा आपका केस अभी इन 8 साल? कहीं पे भी नहीं। जहाँ पे शुरू हुआ था वहीं पे है। वजह जहाँ से केस स्टार्ट हुआ था वहीं पे है। हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, वो स्टे नहीं हट रहा है। हैरेसमेंट करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, हर तरह से हैरेस किया जा रहा है। पुलिस के ऑफिसर्स ने मेरे को खुद धमकी बोला है, मतलब अपने ऑफिस में बुला के बोला है कि डॉक्टर साहब हम आपको गारंटी देते हैं, आप मर भी जाओगे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे दिशा निर्देश आए थे मार्च के महीने में 2014 में कि 6 महीने के भीतर इस तरह के केसेस को ख़त्म करना है। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ उम्मीद बनती है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, पर हमारा केस तो वहीं का वहीं पे है। जो स्टे हाई कोर्ट ने 2010 में दिया था, वो स्टे अभी तक नहीं हटा है, जबकि वो स्टे एक्स पार्टी था, यानी कि मेरे को नोटिस होने से पहले वो स्टे दे दिया गया था बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स को सुने। पर वो स्टे अभी तक नहीं हटा है। जब तक वो स्टे नहीं हटता तब तक केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। और तब तक मेरे को हर बाकी सब जगहों से ऐसे हैरेस करा जा रहा है कि मैं अपने आप फोर्स हो जाऊँ, अपने आप इतनी फोर्स हो जाऊँ कि मैं केसेस विड्रॉ कर लूँ। मेरे क्लासमेट्स ने मिलके मेरी हालत देख के उन्होंने एक कैंपेन करा, कोई 20-30 हज़ार सिग्नेचर्स लिए, जो मैंने मोदी जी के भाषण सुन के कि उन्होंने बोला बेटी बचाओ, मैंने उनको भी भेजे, क्योंकि सारे क्लासमेट्स अभी भी मेरे को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। पर कुछ नहीं हुआ। जब तक ये लिप सर्विस नहीं ख़त्म होती और जब तक लोग सीधा सच्ची में आगे आके कुछ करते नहीं है, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज आ सकता है। तो मीतू खुराना हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना केस तो लड़ी रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतों के लिए भी वो मुहिम आज उन्होंने छेड़ी हुई है, और बेटी बचाओ जिसका मिशन है। मीतू खुराना से अभी बातचीत हमारी जारी रहेगी। तेजस्विनी, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए प्रोग्राम ब्रेक के बाद।
New year, new look. DD News. Only news, complete news. Everything I am, I owe to the sport and love. And as we get ready, flag off the 35th National Games in Kerala, let us celebrate the spirit of sport by learning a new one today. Join me for the National Games 2015. Get set, play. The top news emerging from Asia. Events and issues shaping the continent's development. Analyzing global turnarounds with Asian perspectives. And a glance at the stories beyond the headlines. Watch Inside Asia, Saturday 4 p.m. only on DD News. तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तेजस्विनी में हम जिस तेजस्विनी की कहानी सुन रहे हैं वो है डॉक्टर मीतू खुराना। डॉक्टर मीतू खुराना, आज जबकि इतने साल हो गए हैं, अब आप अपना केस तो लड़ रही हैं, लेकिन और भी बहुत सारी महिलाओं के लिए जो कि कहीं घर के भीतर, कहीं कहते हैं ना कि 7 पर्दों के भीतर महिलाएं घुट घुट कर इसी जो चीज़ आपने झेली उसी से ही झेल रही हैं। आपने उनको प्रेरणा दी है। किस तरह से आप अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं? देखिए, हमने पहले 3 साल तो हमने मार्च भी करा था, मार्च फॉर मिसिंग गर्ल्स, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे में मार्च में हम लोग करते थे। और मेरे जो जैसे मैंने एम ए पीडियाट्रिशियन, पर जब मुझे जॉब छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया कि केसेस नहीं विड्रॉ करोगे तो धमकियाँ दी गई, तो मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया जहाँ पे मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो वहाँ पे मेरे साथ 120 स्टूडेंट्स थे, यूथ था। आई मीन वो सब मेरे को मैम बुलाते थे, मेरे से 10-10, 12-12 साल छोटे थे। उन लोगों ने गली गली में जाके सिग्नेचर्स कलेक्ट करे, स्टेट्स में जाके अपनी स्टेट्स में जाके उन्होंने कॉलेजेस में गए, वहाँ पे बात की कि ऐसे है। तो वो जो है वो मेरे एम्बेसडर्स बने, वो बने भी हैं, वो आज भी वो काम वो आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने कई बार गर्ल स्टूडेंट्स को जाके उनको प्रोत्साहित कराया कि देखो मेरे साथ हो सकता है, डॉक्टर के साथ हो सकता है, तो कल को आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। पर जुर्म को सहन करना शायद जुर्म करने से भी ज़्यादा बड़ा पाप है, क्योंकि आप जुर्म करने वाले को प्रोत्साहन करते हो कि तुम करो। आज एटलीस्ट एक ये तो है कि हर जो इन लॉज है कहीं पे सोचते होंगे कहीं ये मेरी बहू जो है ये मीतू खुराना की तरह कंप्लेंट ना करते। क्या इस तरह का कोई केस भी कम अक्रॉस हुआ है जिसमें किसी औरत ने हिम्मत देखी हो आपकी, और आपकी हिम्मत से प्रभावित होके उसने ये फैसला किया हो कि मैं उन बेटियों को अजन्मे मारूंगी नहीं बल्कि उन्हें जन्म दूंगी? हमारे घर में एक लेडी काम करती थी पहले, तो उनकी 2 बेटियां थी जिसके बाद एक बेटा हुआ था। तो इन लॉज फोर्स कर रहे थे कि और बेटा पैदा करना है, तो उन्होंने फिर से कंसीव किया। तो इस बार उनकी ट्विंस थी। तो जब पता लगा कि ट्विंस है तो इन लॉज ने प्रेशर करना शुरू करा और पता लगा जी ट्विंस बेटियाँ हैं। और ये करीबन उसी टाइम पे था जब सत्यमेव जयते टेलीकास्ट हुआ। तो उसने सत्यमेव जयते देखा, उसने मतलब जानती थी हमें नेचुरली, तो उसने देखा। तो फिर उसने बाद में आके बोला कि दीदी मैं इनको नहीं गिराऊंगी, मैं इनको पैदा करूंगी। और आज हालात ये है कि उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके हस्बैंड ने बाकी 3 बच्चों को हम देखेंगे, हम उनके लिए पैसे भी देंगे, हम उनको पढ़ाएंगे भी, उनको हमारा नाम भी मिलेगा, सब कुछ। पर ये जो 2 बेटियां हैं इनको ना हमारा नाम मिलेगा, ना हम इनको पढ़ाएंगे, ना हम इनको खिलाएंगे। तो उन 2 बेटियों को पालने के लिए वो खुद सारा काम कर रही है। आई मीन शी इज़ प्राउड ऑफ इट। वो आज भी कहती है कि नहीं दीदी मेरे को नाज है अपने डिसीजन पे। और मेरे को ये देख के अच्छा लगता है कि मुझे नहीं मालूम मेरी लड़ाई कहाँ पे जाएगी, पर मेरे सामने आने के बाद, मेरे मीडिया में आने के बाद आज देश में कोई एटलीस्ट 10 से 11 लेडीज़ तो हैं जिन्होंने आगे आके कंप्लेंट करी है। आई मीन ये मुहिम अगर बढ़ जाएगी, हर माँ मना कर दे कि मैंने नहीं करवाना, और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो नेचुरली इसको
ख़त्म हो सकता है। जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम्स और ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जाकर ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती हैं। आपने भी डॉक्टर के ख़िलाफ़ और उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ भी आप एक लड़ाई लड़ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है, इसको तो हम मानते हैं कि डॉक्टर तो भगवान स्वरूप होता है, लेकिन वहाँ पर ये डॉक्टर की एडवाइस से और उन्हीं के सब काम से ये सारी चीज़ होती है। अगर वो ही मना कर दें, अगर वो ही पहले ही स्टॉप कर दें इस चीज़ को, तो ये चीज़ होना, आपको क्या लगता है क्यों इतने डॉक्टर्स जो हैं वो भी क्यों, हॉस्पिटल्स क्यों इसमें शामिल हो? देखिए, हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप होता है। और एटलीस्ट जैसे किसी एक, मेरे को याद है, मेरे को नाम नहीं याद, पर किस जज ने बोला था कि यहाँ पे सब कुछ बिका हुआ है। तो दिस फीमेल फीटिसाइड सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, ये एक मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है। अच्छा, आई मीन जो एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड शायद 1000 रुपये का होता है, वहाँ पे ये सेक्स डिटर्मिनेशन का अल्ट्रासाउंड 20,000 रुपये का होता है। और ये नहीं है कि आपको प्राइज ही प्राइज मिल रहा है, एक तरह से पनिशमेंट तो कोई है ही नहीं। जितने लोग पकड़े जाते हैं कुछ नहीं होता है। गुड़गांव में एक डॉक्टर पकड़े गए, उनको बेल पे छोड़ा गया। कुछ साल बाद पता चला कि उनका तो बहुत सारे स्टेट्स में रैकेट है। अब वो बेल पे हैं, केस चल रहा है तो चलने दो। उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स में रैकेट्स चलाया हुआ है। आपके जो बीड में भी डॉक्टर पकड़े गए थे, उनके ऊपर भी पहले केस चला था, वो भी बेल पे थे, वो केस चल रहा था, तब तक उन्होंने और अपना आगे बढ़ा लिया। तो जब तक इसमें फास्ट ट्रैक होके इमीडिएट पनिशमेंट्स नहीं मिलती या आपको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं देते, तब तक आप इसको ख़त्म कर ही नहीं सकते। अगर आप डॉक्टर्स को लें तो वहाँ पे खाली पैसा मिल रहा है उनको पनिशमेंट्स तो कुछ मिल ही नहीं रही है, एक्ट तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है। तो किस तरह के कोड वर्ड्स, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ, किस तरह से इन चीज़ों को छुपाया जाता है, उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, जो मैंने पढ़ा, जो लोगों से सुना है कि जय देवी माँ, या कम्युनिकेट हो गया, या फिर आप रिपोर्ट फ्राइडे को ले जाना कि उस दिन संतोषी देवी का व्रत होता है, अगर बेटी है सोमवार को ले जाना रिपोर्ट, अगर बेटा है तो। साइन करने के पेन के इंक होती है, रेड का मतलब लड़की है, ब्लू का मतलब लड़का है। और सब छोड़ दो, एक बंद कमरे में हो रहा है। आपने अपना वो मतलब एक आपके जस्टिस, एक जज ही थे जिन्होंने एक जजमेंट में कहा हुआ है कि अगर वो अपना राइट आईब्रो ऊपर करता है तो मतलब लड़का है, लेफ्ट आईब्रो ऊपर करता है तो मतलब लड़की है। अच्छा, तो ये तो बहुत इसके उन्होंने अपने मतलब कहते हैं ना, और आजकल तो और भी केयरफुल हो गए हैं, तो टाउट्स के थ्रू ही होता है कि आपके पास अल्ट्रासाउंड करवाने भी टाउट के थ्रू आते हैं, रिपोर्ट भी टाउट को दिया जाता है, आपको नहीं बताई जाती है, इनडायरेक्टली बताया जाता है कि डॉक्टर तो फिर सेफ हो गया कहीं से भी। तो आपको क्या लगता है कि कड़ी पनिशमेंट से ये चीज़ हट सकती है, या आपको दिल ही बदलना पड़ेगा अगर वाकई आप चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो? दिल बदलने में तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। और जिस तरह से हमारे सेक्स रेशियोज कम हो रहे हैं, उतना ही क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, उतने ही रेप्स के इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। आपके यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिक्लेयर्ड कि इंडिया में ये इमरजेंसी है। डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इज़ एन इमरजेंसी, क्योंकि आपकी जो कंट्री है वो एक बॉम्ब पे बैठ रही है, बहुत अनस्टेबल हो रही है सोसाइटी। तो जितने टाइम हम वेट नहीं कर सकते हैं दिल बदलने का, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। दिल बदलना साथ साथ में चलना है, पर जो लॉ है उसको आज ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन एक बात बताइए, जो सोसाइटी का माइंडसेट है लड़कियों को लेके, जो बदलता नहीं है, आज भी नहीं बदला है, वो ये कि आप लड़की को अगर आपने पैदा किया है, उसे पाल पोस रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसे पेड़ पौधे को पानी दे रहे हैं जो किसी और के आंगन में लगा हुआ है। ये जो माइंडसेट है, इस पर कितना बड़ा एक प्रहार करने की ज़रूरत है, जो ये माइंडसेट बदले और हमारी सोच बदले। देखिए, आप भी कई लोगों से मिलती, हाँ, दिस इज अ माइंडसेट। आई मीन, जरूरी तो नहीं है कि आप डाउरी ले, जरूरी तो नहीं है कि लड़की को अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं आज के दिन अगर मेरे पापा मम्मी बीमार होते हैं तो मैं भी साथ में खड़ी होती हूँ, मेरी सिस्टर भी साथ में खड़े होते हैं, मेरे जिया जी भी साथ में खड़े होते हैं। हमारे साथ ऑफिस में मेरी एक साथ में कोलीग है, उनकी 2 बेटी हैं, वो खुद कहती हैं कि जितना प्यार मेरे को मेरा दामाद देता है, शायद मेरा बेटा होता तो नहीं देता। जितना फिक्र मेरी आज मेरी बेटी और दामाद कर रहे हैं, उतना मेरा बेटा होता तो शायद वो भी ना करता। तो माइंडसेट को हमें चेंज करना है। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? लेकिन ये बात जो समझानी है, मतलब आप जिस तरह से घरों में आपने जो खुद आपने भुगता है जिस चीज़ को, अब कई बार लोग कहने लगते हैं कि साहब जो औरत है वही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये भी एक सेइंग है जो हमारे यहाँ चलती है। क्या आपको लगता है ये बात सही है, या ये बात सही है कि औरत भी उसी बैकग्राउंड से आती है, उसी समाज में पली बढ़ती है जिसमें पुरुष बढ़ते हैं,
तो वो सोच जो है वो एक ही चलती है। मैं आपसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक बच्ची है, वो जब से पैदा होती है वो ये देखती है कि मेरे पापा तो मम्मी को मारते हैं। वो ये देखती है कि मम्मी तो खाली पापा का झूठा खाना खाती है। वो ये देखती है कि मेरे भाई स्कूल जा सकते हैं पर मैं नहीं जा सकती अगर पापा के पास पैसे नहीं है। भाई को पहले खाना खिलाया जाएगा, मेरे को बाद में दिया जाएगा। तो वो बच्ची जब तक बड़ी होएगी तो उसके दिमाग में तो यही आएगा ना कि बेटी होना पाप है, बेटा ही चाहिए। तो ये उनके माइंड में जब से बच्ची पैदा होती है तब से ये चीज़ उनके माइंड में है कि बेटी होगी तो मेरी ससुराल में मेरी पूछ होगी। आप एक ही घर में देवरानी है और एक जेठानी है, अगर जेठानी के बेटा है देवरानी का नहीं है तो सास में डिफरेंस करेगी। और जो उनके जो बच्चे जो शुरू से देख रहे हैं वो देख के उनके दिमाग में तो बचपन से यही एक चीज़ बैठ जाएगी कि बेटा होना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब अब ये बताइए कि आप मतलब इतने वर्ष हो गए आप इस लड़ाई से गुजर रही हैं, अब आगे आप क्या देखती हैं, मतलब किस तरह का भविष्य देखती हैं अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए? देखिए, हैरेसमेंट की तो लिमिट्स बिल्कुल क्रॉस हो चुकी है। सोसाइटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को सपोर्ट नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं मिला है मैं ये कहूँ। पर अगर मैं आज के दिन लड़ रही हूँ तो उसके पीछे खाली रीज़न ये है कि एक पहली केस होने के नाते मेरे ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है कि मैं एक गंदा एग्जाम्पल, एक गंदा प्रेसिडेंट ना सेट करूँ कि कल को जो औरत और मेरे को देख के आगे आना चाहती है उनको ये ना मिले कि हाँ देखो वो भी लड़के बैठ गई। वरना मेरे को इस केस से कुछ नहीं मिल रहा। इसमें कुछ डॉक्टर्स अगर कुछ कन्विक्ट भी होते हैं या मेरे हस्बैंड भी कन्विक्ट होते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलता। अगर कोई पूछे कि आपका आपके हस्बैंड से दुश्मनी है, मेरे को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। इतने साल में सारा जो होता है ना बैर, वो मिट जाता है। इट्स अबाउट अ सोशल इशू कि आज अगर ये मेरे साथ हुआ है तो 10 साल बाद, 12 साल बाद जब मेरी बेटियों की शादी होगी तभी उनके साथ भी होगा। तो खाली मेरे लड़ने का रीज़न ये है कि जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो। भविष्य के लिए आप अपनी बेटियों के लिए किस तरह की होप रखती हैं? मेरी बेटी कहती है मम्मी मैं तो ना अच्छे से इंटरव्यू लेके शादी करूँगी हस्बैंड की, 9 साल की है, कि उसको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए। तो होपफुली देयर विल बी मोर जेंडर सेंसिटाइज्ड एंड देयर विल बी फाइटर्स। जी, मैं अपनी बेटियों को, मैं इनफैक्ट जैसे मेरे कुछ कोलीग्स की शादियाँ हो रही है, मैं उनको भी शुरू से ये बोल रही हूँ कि बेटा जिस दिन तुमने पहला थप्पड़ खा लिया उस दिन तुम सोच लो कि तुमने ज़िंदगी भर तुम थप्पड़ खाओगी। इज़्ज़त दो और इज़्ज़त से लो, इज़्ज़त लो, इज़्ज़त से रहो, पूरी इज़्ज़त दो। वो भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं, हस्बैंड तुम्हारा साथी है। पर एक बार जिस दिन तुमने अब्यूज़ सहन करना शुरू करा, वो चेंज जो स्टार्ट हो गई वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। उसको वहीं पे रोक दो। मैंने ये गलती करी, मैंने सहन करा, बहुत देर सहन करा और फिर पानी जब सिर से ऊपर उठ गया तब मैं खड़ी हुई। शायद अगर मैं पहले दिन खड़ी हो जाती तो आज मेरे लिए ये नौबत ना आती। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी भविष्य की ज़िंदगी के लिए। हमारी तरफ से हमें उम्मीद है कि आप इस लड़ाई में ज़रूर विजयी होंगी और आप अभी भी एक विजय के उसमें ही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आज की तेजस्विनी और अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।